हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी रिंकू लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की स्टडीज, पढ़ाई, रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा और बिल्कुल चलना ही चाहिए। सभी जितने भी तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आप हर्डल्स को दूर कीजिए और जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी प्रिपरेशन, तैयारी, रिवीजन, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसी में आपको हेल्प करने के लिए मैं आज जो सेशन लेकर आई हूं वो जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं हमारे इतिहास के, हमारे देश के, उनकी बर्थ एनिवर्सरीज सेलिब्रेट हो रही है और हमारे बड़े बड़े जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके कमेमोरेशन यानी स्मरणोत्सव भी केंद्र सरकार मना रही है। और अभी अभी यूनियन बजट आया है, उसमें उनके लिए अलग से धन भी आवंटित किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि किनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती मनाई जा रही है और किन किन घटनाओं का कमेमोरेशन किया जा रहा है। और इससे आप लोगों को डबल फायदा होगा, एक तो करंट भी पता चलेगा और आपको कई इन व्यक्तित्व के बारे में, इन घटनाओं के बारे में आपको डिटेल जानकारी भी मिलेगी। तो आचार्य विद्यानंद जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, अहिल्याबाई होलकर, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस और संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे मनाया गया, तो मनाया जा रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात आज करने जा रहे हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो 3 डेज का एक्सेस मिला हुआ है आपको अनअकैडमी पर, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर्स के आप क्लासेस ले सकते हैं। प्लस में जाकर जहां पर पे करके बच्चे जाते हैं वहां पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे भी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जीएस है तो जीएस की भी क्लास चल रही है, उसमें भी ले सकते हो। तो आज इसका लास्ट डे है, जल्दी से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर आप इस फ्री एक्सेस का लाभ उठाइए। 2026 वालों के लिए टेस्ट सीरीज मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में, 1999 में, और इसे पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आचार्य विद्यानंद जी की। तो आचार्य विद्यानंद जी की जो है 100वीं बर्थ एनिवर्सरी, 100वीं जयंती मनाई जा रही है। कौन है ये भाई? ये विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद जी कौन है? तो आचार्य विद्यानंद जी एक जैन संत हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कि ये दिगंबर संप्रदाय के हैं। किनके हैं? तो अभी मैं आप लोग को पिक्चर दिखाती हूँ इनकी। आप देख पा रहे हैं इन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। ये लोग इस तरह से अपने हाथ में इन्होंने पंखा जला, जैसा है कि ये लोग कीड़े मकोड़ों को दूर रखते हैं अपने से। तो ये दिगंबर संप्रदाय के विद्यानंद जी जैन संत। तो 28 जून 2025 से शुरू हुआ है इनका। 28 जून 2025 से शुरू होकर 22 अप्रैल 2026 तक इनकी ये 100वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो जयंती है, इसका समारोह चलने वाला है। और इस मौके पर, इस जो है ओकेजन पे, जो 100 रुपए का स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप जो है, इसको जो है इशू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो है ये स्मारक वो के तौर पर होता है ये स्टैंप। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आजकल जो है बहुत ज्यादा पोस्टल यूज नहीं है। तो इसका आयोजन कौन कर रहा है भाई? इसको कौन जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस फंक्शन को, इस समारोह को, सेलिब्रेशन को? तो भारत सरकार, एक तो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ महावीर अहिंसा भारती जो ट्रस्ट है वो भी इसके साथ ज्वाइंटली जो है संयुक्त रूप से ये दोनों लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। तो जो विद्यानंद जी हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कर्नाटक के थे। इनका जन्म जो है कर्नाटक के बेलगावी में हुआ था 22 अप्रैल 1925 को। तो 22 अप्रैल 1925 को इनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी में हुआ था। और इन्होंने जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी, अहिंसा, मोरालिटी, इन सब पर इन्होंने जो है वो मतलब ओवर 50 टेक्स्ट लिखे हैं इन्होंने, यानी 50 से अधिक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। यानी ये एक फेमस क्या है, एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर हैं और इसके साथ ये एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे, एक समाज सुधारक भी रहे विद्यानंद जी। यानी समाज में जो बुराइयां प्रचलित रही उन बुराइयों का भी इन्होंने विरोध किया।
जैसे कास्ट कास्ट जो अनटचेबिलिटी है, विमेन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होते रहे हमारे यहाँ, जो जेंडर इशू रहा है, इन सब पे बोला इन्होंने। तो आचार्य विद्यानंद जी के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आप लोग बहुत सुन रहे हैं। इनके नाम से कई योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, 125वीं जयंती। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को का इतना नाम लिया जा रहा है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनका योगदान रहा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी, तो 125वीं जयंती 6 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2027 तक ये चलेगा, यानी 2 साल तक ये जो आयोजन चलेगा वो 2 साल तक चलेगा। जैसा देख पा रहे 6 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है और ये 6 जुलाई 2027 तक चलने वाला है। और ये कई तरह के ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे वो नेशन वाइड प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, नेशन वाइड प्रोग्राम्स जो में इनको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन कर रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री। और ये इसमें वो क्या करेगी, तो मतलब शैक्षिक और नागरिक समाज संस्थाओं के सहयोग से, मतलब कुछ एजुकेशनल और इस तरह से जो है एकेडमिक और सिविल सोसाइटी जो होती हैं, जैसे जो हम लोग जैसे लोग बनाते हैं, तो उन लोगों के कोऑपरेशन से इसमें सेमिनार्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगे और इसी तरह से जो है इनके कोलैबोरेशन से युवा जागरूकता कार्यक्रम वगैरह भी जो है, यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी चलाया जाएगा। यानी ये जो आयोजन होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th उनके बर्थ एनिवर्सरी के एवज में, तो इसमें जो कार्यक्रम होंगे, तो कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कुछ जो है सिविल सोसाइटीज, जैसे हम आप जैसे लोग जो बनाते हैं, तो ऐसे सिविल सोसाइटीज के कोलैबोरेशन से वो क्या क्या करेगी, तो एग्जीबिशंस लगाएंगी, सेमिनार करेगी जहां पे डिस्कशंस होंगे, यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा और उसमें जो है इनके बारे में वो पूरी विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो इनका जन्म कब हुआ था भाई, तो इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था, इसीलिए 2025 में इनका जो है क्या किया हुआ, तो 125th। तो 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ और जो है ये वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई और ये बहुत ही मतलब कम उम्र में 1934 में 33 वर्ष की, मात्र 33 ईयर में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति, यानी यंगेस्ट वाइस चांसलर ये बने डॉक्टर मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। और ये जो है इनके योगदान की एक श्रृंखला रही है। जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं वो सोती कम है, अपना समय कम व्यर्थ करती हैं इधर उधर, और वो हमेशा क्या करते हैं, तो कुछ न कुछ रचनात्मक जो कार्य में अपने को व्यस्त रखते हैं। तो इन्होंने जो है बंगाली में जो है एक मैगजीन भी निकालना शुरू किया था जिसका नाम था बंग बाणी, बंगाली में मैगजीन, तो बंग बाणी। और 1940 में इन्होंने द नेशनलिस्ट, ये भी क्या है, तो द नेशनलिस्ट भी जो है वो एक पेपर है इनका, तो द नेशनलिस्ट की इन्होंने शुरुआत की। 1920 के दशक में कांग्रेस से प्रभावित हुए थे ये, और ये कांग्रेस में भी समझ लो कि शामिल हुए थे, ये कांग्रेस में भी शामिल हुए, लेकिन वहां पर कुछ वैचारिक मतभेद रहे इनके, यानी वहां पर जो है कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज रही कांग्रेस लीडरशिप के साथ इनका। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन कर दिया। और फिर इन्होंने जो है रिजाइन करने के बाद समझ लो कि इस पर मैं बाद में आती हूं। रिजाइन करने के बाद इन्होंने एक वो बनाई, एक जनसंघ बनाया। वो कहां गया भाई, अच्छा ठीक है,
मृत्यु हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, आइए मैं बताती हूं आपको। हाँ जी, तो देखिए कांग्रेस से तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, काफी दिनों तक ये काम करते रहे थे। तो इन्होंने 1951 में एक अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की, 1951 में। यही आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने 1951 में की थी और ये मुख्य संस्थापक सदस्यों में से थे। अन्य सदस्य जैसे प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी का भी नाम आप बहुत सुनते हैं, उनका भी मर्डर हो गया था। और इनकी भी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी कश्मीर में। पता नहीं चल सका कि मृत्यु हुई कैसे। तो इन्होंने अपने, क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका वैचारिक मतभेद रहा, तो इन्होंने अपनी विचारधारा के अनुसार एक पार्टी बनाई थी और जो आज आज देखो, आज ये बीजेपी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रहे, इन्होंने जो है पंडित नेहरू ने जब स्वतंत्रता के बाद, मतलब जब अंतरिम सरकार के समय ही समझ लो, इन्होंने जो सरकार उन्होंने बनाई थी जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी और जब 46 में उन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी, तो उस समय भी यहां पर ये क्या बने थे, तो अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। और चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय रहा है, भारत के विकास में इसका बहुत ही योगदान रहा है, क्योंकि जो है भाई संचार में रेलवे का एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर रोल रहा, उसमें चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री ने का एक उल्लेखनीय योगदान है। तो ऐसी संस्थाओं की स्थापना करके इन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ाया था और राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा इन्होंने जो है बहुत स्पष्ट और खुलकर बोला और बहुत तीखे प्रहार किए इन्होंने मुद्दों पर। तो ये अपने तीखी बहस के लिए जाने जाते हैं और इनको संसद का शेर भी कहा जाता है, यानी इनको लॉयन ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। किनको? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और भारत का जो भाषाई आधार पर जो उस समय मांग हो रही थी राज्यों के निर्माण की, ये उसके विरोधी थे। ये बल्कि प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि के आधार पर ये गठन हो, तो उस एकता की इन्होंने वकालत की थी। भाषाई आधार पर विभाजन का इन्होंने विरोध किया था। हालांकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाषाई आधार पर ही गठन हुआ। जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में एक विशेष स्थिति में एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय गिरफ्तार हुए थे 1953 में, और उसी समय जो है इनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। देखिए, जल्दी ही कोई फिल्म आ सकती है इस पर, जैसे अभी आप जैसा देख पा रहे हैं कि शास्त्री जी की द ताशकंद डायरी आ चुकी है। तो इनकी जो प्रमुख लिटरेरी जो वर्क्स रहे इनकी, तो लीव्स फ्रॉम अ डायरी, आत्मकथात्मक रचना है ये, और भारतीय संघर्ष का एक चरण। तो ये जो है अ फेज ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, ये इनके क्या थे, तो ये इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स यानी साहित्यिक कृतियां। अब बात करने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये इनकी 150th, तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनके बारे में तो काफी कुछ आप लोग को पता होगा, मैं बस आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगी, आप लोग को याद दिलाऊंगी। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, 31 अक्टूबर 1875, नादियाद खेड़ा, खेड़ा एक जिला है गुजरात में, वहां पर खेड़ा सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा, ये उसमें शामिल। ये इनके परिवार में पहले से ही एक राजनीतिक माहौल था। इनके बड़े भाई थे विठल भाई पटेल, और विठल भाई पटेल स्वराज पार्टी की तरफ से प्रथम भारतीय विधानसभा अध्यक्ष बने थे। स्पीकर के चुनाव में ये बड़ी बड़ी सफलता थी स्वराज पार्टी की, ये स्पीकर चुने गए थे 1924 में। तो ये जो है
इनको एक तरह से वो बैकग्राउंड अपने परिवार में ही मिला इनको, ठीक है। और उसके बाद 36 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गए ये, और इंग्लैंड जाकर इन्होंने वहां पर ही ऑब्टेन्ड द बैरिस्टर डिग्री, तो बैरिस्टरी की पढ़ाई करी इन्होंने। और फिर उसके बाद जो है ये भारत लौटे, और भारत लौटने के बाद ये अपने प्रोफेशन को छोड़कर ये जो है लग गए कहां पर, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ये इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भी रहे, बारदोली सत्याग्रह, यानी किसानों के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये जो है मैदान में कूद पड़े। तो ये प्रमुख क्या रहे, तो हमारे फ्रीडम फाइटर, और आजादी के बाद जो है उप प्रधानमंत्री बने, और इसके साथ ये जो है होम मिनिस्टर भी थे, और भारत का लौह पुरुष, भारतीय एकता का शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन यूनिटी ये कहे जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 550 से ज्यादा जो भारतीय रियासतें थी उनका इन्होंने क्या किया, इंडियन यूनियन में उनका जो है विलय कराया, मर्जर कराया। तो ये जो है ये इसीलिए इनको कहा जाता है आयरन मैन, क्योंकि कुछ को प्यार से समझाया और जो प्यार से नहीं समझे उनको बल से उन्होंने शामिल किया था। तो इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इनका हम लोग रोल पढ़ते हैं, तो पहला तो खेड़ा, गांधी जी का साथ उसमें दिया था, लेकिन खेड़ा में गांधी जी के पहुंचने से पहले, खेड़ा में गांधी जी के पहुंचने से पहले ही ये अपने कुछ युवा साथियों के साथ वहां पर ये काम कर रहे थे और किसानों के लिए लड़ रहे थे। तो उसमें जो है मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिख, रविशंकर व्यास, शंकरलाल पारिख, नरहरि पारिख शंकरलाल पारिख भाई थे। इसके अलावा रविशंकर व्यास थे, मोहनलाल पांड्या, ये लोग वहां पर पहले से ही किसानों के लिए लड़ रहे थे, और गांधी जी को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और गांधी जी जब वहां पे पहुंचे तो खेड़ा में समस्या क्या थी, किसानों के लिए क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि खेड़ा में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी प्राकृतिक आपदा से, और फिर भी ब्रिटिश सरकार उनके लगान माफ नहीं कर रही थी, रेवेन्यू फिर भी कलेक्ट किया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू। तो उसके लिए जो है ये लोग विरोध कर रहे थे, और फिर गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया, और गांधी जी ने जब वहां पे सत्याग्रह शुरू किया तो ब्रिटिश सरकार लगान माफ करने को तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सिर्फ उन्हीं किसानों से लगान लिया जाए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए जिनकी फसल ठीक है, यानी जो देने की स्थिति में है। फिर 1928 में बारदोली सत्याग्रह, बारदोली में भी यही इशू था कि पहले से ही लगान का बोझ किसानों पर बहुत ज्यादा था, और ब्रिटिश सरकार अब लगान और बढ़ा रही थी। तो इसके विरोध में इन्होंने बारदोली में सत्याग्रह किया। यही पर यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार का टाइटल दिया था। बाकी उसके बाद गांधी जी के हमेशा साथ साथ रहे हैं ये। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ रहे, गिरफ्तारी हुई, जेल गए, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को, और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी ने उसे रोक दिया, और उस गांधी इरविन पैक्ट के तहत उन कैदियों को नहीं छोड़ा गया जो हिंसा में इन्वॉल्व थे, यानी जिन्होंने हिंसक साधनों का सहारा लिया था स्वतंत्रता संग्राम में। तो उस समय वो ब्रिटिश सरकार के लिए आतंकवादी थे, तो उसी में भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं छोड़ा गया और उनको फांसी दे दी गई। यानी 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ और 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद गांधी के अगेंस्ट पूरा भारत हो गया था, और उसी माहौल में कराची में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, और बड़ी ही समझदारी से पटेल साहब ने उस अधिवेशन को उस अधिवेशन में जो हंगामे हो रहे थे उसको संभाला था, मैनेज किया था, शांति स्थापित की थी। तो कराची अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे 1931 में, और गांधी जी के सभी आंदोलनों में शामिल, जैसा कि मैंने बताया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल थे, और कई बार जेल यात्राएं इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी। और सबसे बड़ा जो एक योगदान रहा
वो यही जैसा कि मैंने बताया कि ये आंकड़ा आपको कहीं कहीं कम ज्यादा मिलेगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 550 से ज्यादा, तो लगभग 550 से ज्यादा रियासतों का इन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद भारत में, भारतीय संघ में विलय कराया, यानी उनको भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने तैयार किया। जो लोग नहीं माने उनके साथ बल प्रयोग किया, जैसा कि हैदराबाद नहीं मान रहा था तो वहां ऑपरेशन पोलो के तहत, इसी तरह जूनागढ़, तो हैदराबाद, जूनागढ़ आदि के को जो है उन्होंने भी उन ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो नहीं आना चाहते थे। ठीक, तो आपने मतलब राजनीतिक इस एकीकरण के नीति के लिए उन्होंने कहीं समझौता किया, कहीं प्यार से बात की, कहीं दबाव डाला, कहीं सैन्य कार्रवाई की, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर हम इनके प्रशासनिक सुधारों की बात करें, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, तो प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो देखिए, प्रशासनिक आईसीएस जो होता था उसको आईएएस बनाया इन्होंने, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की नींव रखी इन्होंने। अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की, पुलिस सुधार और आंतरिक सुरक्षा भी इन्होंने, इंटरनल सिक्योरिटी को भी इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। तो पटेल साहब ने बहुत कम समय में पटेल साहब ने बहुत सारे मेंशनेबल वर्क किए हैं, नोटेबल वर्क किए हैं। भारत रत्न इनको 1991 में मिला मरणोपरांत, और इनको सम्मानित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, जो भारत की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, 182 मीटर, केवड़िया गुजरात में। और अब इनका जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, अब उसको नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इन सब पर आपका क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, नेशनल यूनिटी डे है ना, इस पे पूछ चुकी है यूपीएससी। तो इनको जो है हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई थी, और अंतिम शब्द इनके मुंह से जो निकला था वो निकला था भारत माता की जय। जो हमेशा भारत के लिए जिया, उसके अंतिम शब्द क्या हो सकते हैं? तो उनके अंतिम शब्द रहे क्या? तो अंतिम शब्द रहे भारत माता की जय। अगले कॉमेमोरेशन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय गीत, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के 150 ईयर कंप्लीट हो चुका है, यानी 150 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके लिए ये स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है, उसको कॉमेमोरेट किया जा रहा है। तो 7 नवंबर 2025 को ये 150 वर्ष पूरे हुए हैं। कब? तो 7 नवंबर 2025 को 150 ईयर कंप्लीट हुआ है इस हिस्टोरिक ओकेजन का, वंदे मातरम के गाने का। ठीक है, ओके, मैं अभी पलटी तो मैंने देखा कि ब्लैकआउट जैसा था, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, बात कर रहे हैं हम लोग। तो वंदे मातरम आप सब लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग ही होंगे जो इससे अवेयर नहीं होंगे, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने जो है आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी जैसे इनकी साहित्यिक कृतियां हैं, और ये जो है इन्होंने इसकी जो वंदे मातरम की जो रचना की थी वो की थी इन्होंने 7 नवंबर 1875 को, जो कि इनके एक बुक का पार्ट है, आनंद मठ का पार्ट है, पर कहते हैं कि उस गीत की रचना इन्होंने पहले कर ली थी। तो 7 नवंबर 1875 अक्षय नवमी के दिन, जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और बांग्ला मिश्रित है, पूरी तरह बांग्ला में नहीं कह सकते। तो ये आनंद मठ, जैसा कि मैंने बताया कि आनंद मठ का हिस्सा है ये वंदे मातरम, पर इसको गीत के तौर पर, इसको जो है, जो इसका लिरिक्स जो इन्होंने बनाया था, वो लिरिक्स बनाया था, सॉरी, म्यूजिक बनाया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। लिरिक्स यानी गीत तो बंकिम चंद्र ने लिखा, ठीक, पर इसका जो संगीत के सुरों में जो बांधा, वो बांधा था यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने, इस गीत को सुरबद्ध किया था।
ठीक। और बाकी तो मीनिंग आप जानते ही हैं वंदे मातरम का, यानी वंदे वंदे मातरम वंदना करता है अपने देश का, अपने भारत माता का, अपनी मातृभूमि की शक्ति, समृद्धि, दिव्यता का क्या करता है ये, तो ये जो है उसकी वंदना करता है, वंदे मातरम, है ना। तो पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था इसको, 1896 के कार्यक्रम में। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 से, तो उसी दिन वंदे मातरम के नारे के साथ ही इस आंदोलन की एक तरह से शुरुआत हुई थी, यानी कि राजनीतिक नारे के तौर पर, स्लोगन के तौर पर इसका इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन में हुआ, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था। उसके बाद से तो मतलब कई अवसरों पर कांग्रेस ने वंदे मातरम का इस्तेमाल किया, और बाद में एक वंदे मातरम संप्रदाय भी बना। एक वंदे मातरम समझ लो कि एक वंदे मातरम पूरी सेक्ट बन गई, कम्युनिटी बन गई। और ये जो है ये कहां पर, तो ये नॉर्थ कलकत्ता में। इसलिए तो जो है उस डेडिकेशन को प्रमोट करने के लिए जो देश के लिए उस समय युवाओं में आ रहा था। मैडम भीकाजी कामा, जो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कही जाती हैं, ये उन्होंने तिरंगा झंडा जब फहराया था, पूरे एक विश्व के क्रांतिकारियों का सम्मेलन जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था, और वहां पर ये भारत के लिए तिरंगा झंडा लेकर पहुंची थी, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उस झंडे पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। और स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था बंगाल में, तो मद्रास प्रांत में जो है श्याम लुलु इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चला रहे थे। मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने भारत सचिव करजन वायली की हत्या की थी 17 अगस्त 1909 में, जब इंग्लैंड में इनको फांसी दी गई, तो इन्होंने आखिरी शब्द जो बोले थे वो बोले थे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वंदे मातरम लोगों का क्या बन गया था, तो वंदे मातरम ये लोगों के भाव बन गए थे, लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम, एक तरीका बन गया था। स्वदेशी आंदोलन में ये बैन हो गया था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के पहले 2 पदों को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, और बाद में आप जैसा कि देख पा रहे कि हमारा ये नेशनल सॉन्ग बन ही गया। वंदे मातरम नाम से कई आंदोलन चले, जैसा कि मैंने बताया स्वदेशी आंदोलन समय तो था ही। गुलबर्गा में एक वंदे मातरम आंदोलन चला था 1938 में, वहां के छात्रों ने किया था, वहां के विद्यार्थियों के नेतृत्व में चलाया गया प्रमुख विरोध आंदोलन था वहां पे ब्रिटिश सरकार के प्रति। ठीक, तो खुलकर विरोध दर्ज किया था। तो मतलब ये वर्ड कहने का मतलब, ये सारे उदाहरण मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि एक वर्ड, ये 2 वर्ड वंदे मातरम लोगों के भावनाओं को जाहिर करने का एक माध्यम बन गया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था, इसीलिए इस डेट को अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो 300वीं जयंती मनाई जा रही है अहिल्याबाई होलकर का। तो अहिल्याबाई होलकर एक जो है बहुत ही नोन पर्सनालिटी दोस्तों बन चुकी हैं, ऐसा आप लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा। तो इंदौर का होलकर परिवार, जो मराठा थे ये लोग मूल रूप से मराठे, और इन्होंने अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो इसीलिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के सरकार के सहयोग के साथ, यानी एमपी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से, ये 31 मई 2025 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में इनकी जो है 300वीं जयंती के अवसर पर भव्य समारोह का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया। ठीक, तो
ये जो है अहिल्याबाई होलकर के जो योगदान है सरकार कितना भी करे कम है। तो 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। एक साधारण धनगर परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये क्योंकि राजयोग के साथ पैदा हुई थी, इसलिए इनका जो विवाह हुआ वो विवाह इनका हुआ जो है होलकर रॉयल फैमिली में। तो 1733 में सिर्फ 8 ईयर की एज में खंडेराव होलकर से इनका विवाह हुआ था। तो उस समय इसी एज में विवाह ही हुआ करता था। तो खंडेराव होलकर के साथ इनका विवाह हुआ केवल 8 साल की उम्र में हुआ। और ये जो है, लेकिन ये एक साधारण लड़की नहीं थी। तो विवाह के बाद ये जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, पारिवारिक दायित्व को संभालते हुए इन्होंने युद्ध कौशल की शिक्षा ली और इसके साथ प्रशासनिक दक्षता भी इन्होंने हासिल किया। अपने पति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाती थी और तो कैसे चलाया जाता है, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ऐसे सभी कार्यों में इन्होंने जो है बिल्कुल जो है एकदम ये एक्सपर्ट हो गई। राज्य का उत्तरदायित्व भी लिया इन्होंने, क्योंकि इनके पति की असमय मृत्यु हो गई। तो 1754 में जो है कुंभेर वॉर हुआ था, तो उसमें जो है इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उस समय अहिल्याबाई सिर्फ 29 ईयर की थी, सिर्फ 29 साल की उम्र की थी। और कहते हैं कि वो सती होने का विचार कर रही थी, पर उनके फादर इन लॉ ससुर मल्हार राव होलकर ने उनको रोका और फिर उनको कहा कि अब राज्य तुमको संभालना है। तो फादर इन लॉ ससुर हो तो ऐसे। तो 1767 में इनके ससुर मल्हार राव होलकर और इनके इकलौते पुत्र मालोजी राव, उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। लेकिन अहिल्याबाई टूटी नहीं इससे, और अहिल्याबाई ने पूरे जो है अपने इस साम्राज्य का, जो कि पूरा मालवा का क्षेत्र इनके उसमें आता था, उसका संभाला। तो इनको लोक माता का दर्जा जनता से मिला, क्योंकि जिस तरह से ये जनता दरबार लगाती थी, लोगों के शिकायतों को, उनकी समस्याओं को ये व्यक्तिगत रूप से सुनती थी, उसका समाधान करती थी, लोगों के बीच जाकर, लोगों के बीच में रहकर उनकी बातों को समझती थी, इसलिए इनको लोक माता का दर्जा दिया गया। तो इनकी जो है 13 अगस्त 1795 को जो है इनकी मृत्यु इंदौर में हुई थी। और इसके बाद तुकोजी होलकर ने, इनके सेनापति तुकोजी होलकर ने संभाला था राज्य का दायित्व। पर ये अपने ऐसे ऐसे कार्य कर गई है कि उसके लिए जो है आज भी इनका नाम लिया जाता है। तो गांव की पंचायतों को मजबूत किया। भाई पंचायतें ही सबसे दक्ष तरीका है, सबसे बेस्ट वे है लोगों की जो है स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए। बाकी अंतिम रूप से अपील ये सुनती थी और बस निष्पक्ष न्याय करती थी। तो इनको जो है न्याय की देवी, गॉडेस ऑफ जस्टिस भी इनको कहा जाता था। और ये बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने जो है स्थानीय से लेकर प्रांतीय स्तर पे इन्होंने प्रशासनीय दक्षता स्थापित की थी। ठीक, बहुत सारे विद्रोहियों को इन्होंने बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से दबाया था, यानी बहुत ही समझदारी से ये काम लेती थी और बहुत ही संतुलित होकर ये निर्णय लेती थी और सभी तरह की समस्याओं पर ये जो है विजय पाती थी। विमेन्स रिलेटेड जो इश्यूज थे, जैसे कि विधवाओं की जो स्थिति, उस समय जो विडो कंडीशन बिल्कुल जो है पैथेटिक, उसके लिए इन्होंने कानून में बदलाव किया कि भाई नहीं, विधवाओं के भी कुछ अधिकार होना चाहिए और खास तौर पर संपत्ति में तो उनका अधिकार होना ही चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने उस समय औरंगजेब ने जो जितने मंदिरों को नष्ट किया था उसका पुनरुद्धार कराया। तो ये विशेष तौर पर इसके लिए ये जानी जाती हैं। तो औरंगजेब ने उस समय कई मंदिरों को, बड़े बड़े मंदिरों को नष्ट करवाया था, जिसमें कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और इसी तरह से जो है आपका जो महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन का,
जो गुजरात का है। कई मतलब कहा जाता है कि इन्होंने कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का इन्होंने वो करा था, जिसमें काशी विश्वनाथ का विशेष तौर पर उल्लेख आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों का इन्होंने पुनरुद्धार कराया था। मतलब कि इनके शासन काल में इन्होंने 8,527 8,527 रिलीजियस साइट्स बने, और इसके ये निष्पक्ष भी थी और धर्मनिरपेक्ष भी थी। इस 920 मॉस्क भी बने, यानी 920 मस्जिदें और दरगाहें भी बनी, और इसके साथ जो है 39 स्टेट रन ऑर्फनेज भी बने, यानी 39 राजकीय अनाथालय जो स्टेट जिसका पूरा खर्चा उठाता था। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, जैसे 1769 में अकाल आया था, उस समय अहिल्याबाई ने अन्न भंडार खुलवाए और लाखों लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया था अहिल्याबाई होलकर ने। और इसके साथ यहाँ पर जो एक चीज और मेंशन नहीं है, मैं वो भी बता दूं कि इन्होंने जो है अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने जो है वहां पर साड़ी उद्योग को भी बहुत बढ़ावा दिया, साड़ी उद्योग को भी। और माहेश्वरी साड़ियां आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। अगले चलते हैं, गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, यानी जो है 350th इनकी डेथ एनिवर्सरी है बेसिकली, जिसको शहीदी दिवस मार्टिरडम माना जाता है, क्योंकि इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो औरंगजेब ने इनका वध करवा दिया था, तो इसलिए इनको शहीदी दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है। तो ये अपने धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। औरंगजेब ने कहा था इस्लाम स्वीकार करो, इन्होंने मना किया था, और उसके बाद औरंगजेब ने इनका वध करवा दिया था, तो इसीलिए उसको शहीदी दिवस के तौर पर। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर के महल में गुरु हरगोविंद जी, जो छठे गुरु थे, ये 5वें गुरु अर्जुन देव के बाद हरगोविंद जी हुए थे। तो हरगोविंद जी के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ था, और 24 नवंबर 2025 को जो है इनका ये 24 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है ये शहीदी दिवस मनाना, ये मैं जो है, और ये आगे जो है ये चलेगा। फिलहाल 24 नवंबर 2025 को, क्योंकि इनकी जो हत्या औरंगजेब ने जो कराई थी, तो वो जो है उस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था, तो त्यागमल। इनका जो मूल नाम रखा गया था वो रखा गया था त्यागमल, ठीक। और त्यागमल का मीनिंग होता है महान बलिदान करने में सक्षम व्यक्ति। तो मूल नाम इनका त्यागमल था। ये आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी शहीदी दिवस मनाई गई है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई त्यागमल किसके बचपन का नाम था। तो गुरु हरगोविंद जी ने इनको तेग बहादुर की उपाधि दी थी। तेग बहादुर की उपाधि क्यों दी थी, तो इन्होंने, क्योंकि युद्ध में, करनाल के युद्ध में इन्होंने बहुत अपना जो है वो दिखाया था, शौर्य। और तेग बहादुर का जो मीनिंग होता है वो होता है तलवार में पराक्रमी। तो इन्होंने करतारपुर के युद्ध में असाधारण वीरता, सॉरी करनाल बोला था मैंने, करतारपुर, तो करतारपुर के युद्ध में इन्होंने असाधारण वीरता दिखाई थी इसलिए। और इसके अलावा इन्होंने, जैसे कि सभी गुरुओं ने शब्द और गीत रचे हैं, इन्होंने भी किया। तो 116 शब्द यानी ये जो है गुरुओं के अपने वचन होते हैं, गीत होते हैं, हाइम्स होते हैं, उसको कहा जाता है शब्द। और उसको कैसे गाया जाएगा उस शब्द को, तो 15 राग, यानी इन्होंने 15 रागाज भी कंपोज किए थे। तो जो है चक नानकी शहर की स्थापना की, जो बाद में आनंदपुर शहर के साहब के रूप में विकसित हुआ। आनंदपुर साहिब शहर को कहते हैं कि इनके बाद गुरु गोविंद सिंह हुए थे, तो वो उन्होंने किया था। तो गुरु जो तेग बहादुर थे वो 9वें गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो 1675 में इनको फांसी दी थी औरंगजेब ने इनको बुलाया था। औरंगजेब कुछ नाराज था इनसे, और उसने इनको बुलाया और कहा कि भाई इस्लाम स्वीकार करो, इन्होंने इनकार किया। उसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी, जैसा कि मैंने बताया। तो उसी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक।
तो इन्होंने जो है जिस तरह से इनका बलिदान हुआ, तो कहा जाता इनको हिंद दी चादर या भारत की ढाल की उपाधि इनको दी गई है। ठीक, हिंद दी चादर या भारत की ढाल। तो 24 नवंबर को ये आयोजित किया जाता है हर साल, यानी 24 नवंबर 1675 को इनको दी गई थी फांसी, तो उसी को मनाया जाता है। आज की अंतिम खबर, तो आज की अंतिम संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे, मर्डर डे इसको कहा जा रहा है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 2024 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर जो है क्या किया था, तो इसको जो है उसने जो है अधिसूचित किया था, नोटिफाई किया था। तो 2025 में इसकी जो है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी ये क्या है, तो ये वही दिन है जब इमरजेंसी लगाया गया था। यानी जो है 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी इसी तारीख को, तो किस तारीख को लगाई गई थी भाई, तो ये जो है ये एक सेकेंड 25 जून को लगाई गई थी। ठीक, तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। उस समय की हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और ये कुल जो है 18 महीने चला था। तो क्योंकि ये इस दिन जो है इमरजेंसी लगाने के बाद आपातकाल, हमारे संविधान में प्रावधान है कि सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक शामिल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हालांकि इमरजेंसी इसके बाद भी देखो लगा है ना, तो इमरजेंसी उसके पहले भी लगा है, उसके बाद भी लगा है, लेकिन वो क्योंकि वो देश पर बाह्य आक्रमण, बाह्य संकट के केस में लगा, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि वो उसमें मौलिक अधिकारों को अगर निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो वो जो है देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए लगाया गया। लेकिन ये क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अपने सरकार को बचाने के लिए किया था, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि संविधान की हत्या हुई थी उस दिन। तो इसलिए जो है इस तारीख को जो है, तो ये देखो ये पूरी तरह से राजनीतिक भी कहा जा सकता है। लेकिन 1975 की इमरजेंसी का जो है क्या किया जाता है, तो आलोचना हमेशा होती रही है, और इसी की प्रतिक्रिया में कई आंदोलन चले हैं। तो इसीलिए जो है उस समय का जो है खास तौर पर जेपी मूवमेंट बहुत ही प्रचलित रहा है। तो बहुत सारे लोगों को बिना अपराध के जेल में बंद कर दिया गया था। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब सभी तरह की स्वतंत्रताएं कह सकते हो कि समाप्त कर दी गई थी। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या माना जाता है, और माना जाता है कि यह कहीं से भी जो है यह इसका औचित्य नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था। तो इस तरह के एक्ट हमेशा मनाए जाए जरूरी नहीं है। कई बार यही अगर कांग्रेस की कभी सरकार आएगी तो शायद इस दिन को इस तरह वो नहीं मनाएगी। तो ये तो खैर इतना वो नहीं है आपके लिए, पर बाकी सारी खबरों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ कि फाइनल डे अलर्ट है ये, यानी जो है अभी भी आपके पास समय है, अंतिम दिन है ये आज का। तो जल्दी से आप क्या करें, तो जल्दी से आप जो हैं अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, और वहां जाकर उन कोर्सेज में आपको एक्सेस मिलेगा जहां पर लोग पे करके जाते हैं। तो आप वहां जाकर अनलिमिटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। तो जल्दी से यूटिलाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।